नसीमन को अभी भी हिदायतें दरकार होती हैं। काम चोर है आपा। हाँ, दिल्ली में अच्छा नौकर तो खुदा मिलने के बराबर है। ये खुदा तुम्हें तो मैसर है। नवाब साहब ने लखनऊ से मंगवा दिया है। अगरचे नखरे जरूर दिखलाता है, लेकिन जब से आया है इत्मीनान बहुत हो गया है। जो भी नौकरानी आएगी बीफतन से तो बेहतर होगी। तौबा तौबा, ये जुबान पे किसका नाम आया? फिर वो पाज़े मिला कि नहीं? कहाँ मिला? रहमान ने उसे इतना डराया धमकाया, हवालात तक का खौफ दिलाया, लेकिन अल्लाह की बंदी ने कबूल नहीं किया। और सलमा के नाज़ो अंदाज कैसे? भाई मैं तो देखती हूँ और आशीष करती हूँ। दरो दीवार की याद अब भी सताती है। बिल्कुल। कल मैंने उससे पूछा सलमा दिल्ली में दिल लगा कि नहीं, तो कहती है बेगम साहिबा आपकी दिल्ली में दिल कुछ लग तो गया है, लेकिन शान अवध का नजारा ही कुछ और है। नौशा का भी तो लखनऊ में चंद रोज कायम है। हाँ, कलकत्ते के पहले और कहाँ? कई पड़ाव हैं। कानपुर, बांदा, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद। असबाब वगैरह बन गए? हाँ, सब तैयारी हो गई। कल सुबह ही निकल जाएंगे। खुदा करे मुद्दा पूरा हो। देखो खुदा को क्या मंजूर है। अगर मुकदमे का फैसला हक में ना हुआ तो ना जाने क्या होगा इस घर का। सब अच्छा होगा उमराव, सब्र से काम लो। पता नहीं। जी, महाजन का मुनीम है, हिसाब का पर्चा दिया है, रुपए मांग रहा है। कह दो मिर्जा साहब घर पे नहीं है। आपा जैनुल नहीं आया। मैंने उसके वास्ते कई कागजी खिलौने बना रख छोड़े हैं। अरे आने को था, एन वक्त पे उनका एक कबूतर उड़ गया। अब छत पे चढ़े उसी की निगहबानी कर रहे थे। और हैदर? वो जनाब सो रहे। अब उसकी तबीयत कैसी है आपा? तो ठीक है। एक नुस्खा मुझे आयशा ने बताया था, बड़ा फायदेमंद है, गो की असर जरा देर में करता है। क्या है?
पंसारी का नौकर है, तकाजे के लिए आया है। मैंने बहुतेरा कहा कि मियाँ घर पर नहीं है, लेकिन टला ही नहीं। कह रहा है बेगम साहिबा से ही कह दो, मालिक ने ताकीद की है। कह दो भुगतान हो जाएगा। सुना है मिर्जा का दीवान शाया होने वाला? हाँ सुना तो था। तो कब देखने को मिलेगा? क्या करोगी देखकर? उमराव आपा मुझे दीवान विवान में कोई दिलचस्पी नहीं। कुछ रुपए अलबत्ता डूब जाएंगे और हासिल क्या होगा? नाम और शोहरत होगी, रुतबा बुलंद होगा। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जी महाजन का कारिंदा है। अभी अभी को करा था फिर आ गया। जी नहीं, वो महाजन उर्दू बाजार का था, ये खरी बावली का है। कह दो मिर्जा साहब घर पे नहीं है, जब आएंगे तो इतना हो जाएगा। अभी तक फर्शी धोया जा रहा है। मिर्जा का कलकत्ते में कितने रोज का कयाम होगा? कुल मिलाकर 1 साल तो बाहर रहेंगे। मैं अम्मी से बात हुई, हाँ अपने पास रहने को कह रही थी। लेकिन मेरी ये इल्तिजा है कि तुम मेरे साथ रहो। अभी कुछ तय नहीं कर पाई हूँ आपा। इतने तवील अरसे तक फकत तुम क्या करोगी? वैसे मुझे अकेली का कोई खास खर्च नहीं। 4 लोगों के बीच में रहोगी तो दिल बहला जाएगा। अच्छा सोच कर बताऊँ। अब जैसे मुझे पता नहीं कि तुम्हारा सोचना और सोच के बताना क्या होता है। आपा एक ही माँ जाए 2 बहनें, एक तो ऐश व इशरत में बसर करे और दूसरी। आपा मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ कि सूरत हाल कुछ यूँ है कि मैं तुमको मिर्जा साहब आज पूरी साथ में आई हो तुम यहाँ। घर में अब ये महाजन क्या चावड़ी बाजार का है? जी महाजन ने अंग्रेजी शराब की दुकान का नौकर है, 1000 रुपये दिए। क्या हिसाब हो गया? जी कह रहा था थोड़ी देर पहले मिर्जा साहब आए थे, उन्हें जल्दी थी और हिसाब तैयार नहीं था, तो पैसे दिए और चले गए। कितना चुकता किया? ये तो उसने नहीं बताया। देखा आपा, धोबी भिश्ती हज्जाम खाकरो किसी को 4 माह से उजरत नहीं मिली है। मालिक के मकान को भी किराया नहीं चुकाया गया है। महाजन आशिक के बेताब की मानंद दहलीज पे सिजदे किया जा रहा है। खुद को भी सफरे दराज में जाना है, लेकिन तकाजा फर्ज मुलाहिजा हो कि सबसे पेशतर अदायगी होगी शराब फरोश की। ये पैसे मिले कहाँ से? 2 रोज पहले किसी दोस्त की हुंडी आई थी, बना ली होगी भाई। इंसान को कुछ तो पासे औकात होना चाहिए। कोई पूछे आमदनी कितनी है तो 750 रुपये सालाना पेंशन। उस पर भी लोग ये नहीं भूलते कि उनका शजरा ईरान के शाही खानदान तक पहुंचता है। तुम इतने अरसे से अपने शोहर के साथ रह रही, लेकिन समझ ही नहीं उसे। बहुत दुश्वार होता है आपा साथ रहना और समझना, जब शौहर शौहर बाद में शायर पहले हो। कुछ समझ नहीं आता। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती आपा? हर इंसान अपनी फितरत के हिसाब से काम करता है, लेकिन एक बात साफ है कि ये रास्ता खुशहाली का नहीं है। कैसी खुशहाली? मियाँ बीवी की, घर की। घर की कितनी कीमत है उसकी नजरों में, जो सरेआम ये कह सकता है कि कोई वीरानी है वीरानी सी। घर को दश्त को देखकर घर याद आया, और वो भी तरन्नुम के साथ। तुम्हें शेर सिर्फ तंस नजर आता है, रंज और गम की उस तलखी को नहीं देख पाती जो रगों पे में जज्ब हो चुकी। तलखी तो सिर्फ मेरे हिस्से में आई आपा, वो तो अपने वास्ते तलाशे हलावत कर चुके हैं। मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मजबूरी कर दिया। कौन है वो? पहले नगमा सराई करती थी, फिर सांस की बीमारी हुई तो पेशा किताबत इख्तियार कर लिया। मतलब हुनरमंद है। पूरी अदब नवाज है आपा, मैंने चोरी से उसके चंद खत भी पढ़े हैं। तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे और नौशा मियां के वो ताल्लुकात कैसे हैं? मेरा मतलब है ठीक ही है, ना होते तो बच्चे कहाँ से आते और आकर चले भी जाते।
उन लम्हों में भी तुम ऐसी सर्द रहती हो। बातें किस तरह की करते हो तुम? सुनी तो है तुमने। अब मैं कुछ नहीं आपा, सरापा एक फर्ज हूँ। मुतमईन हो जाओगे इधर से? कोशिश कर। कामयाबी मिली? बोलो चुप क्यों? किस लिए है ये वज़ू मुसल्ला, ये रोज़ो नमाज, ये हर वक्त इबादत का मतलब क्या है? रफ्ता रफ्ता इसी में सुकून मिलने लगा है। जितनी घड़ियां इस तरह गुजरती हैं उसमें काफ़ी अमन व अमान पा लेती हूँ। अब तो उसके हुजूर में बस यही दुआ है कि दिन ब दिन इस एहसास में इजाफा आता जाए। एक मुराद तुम्हारे आस्ताने से भी थी आपको, बड़े दिन से दिल में छुपाया हुआ था। कई बार सोचा मांग लूं, पर ना जाने कैसी झिझक थी, एक दहशत सी थी दिल में कि कहीं अगर तुमसे भी नाउमीदी मिली तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हर तरह कोशिश करके देख लिया आपा, अब और ऐसे नहीं रहा जाता। अब अगर तुम ही करम फरमाओ तो। हैदर भी छोटा है और मुझसे हिला हुआ बहुत। तुम ज़ैनब को ले लो। आपा, मेरी अच्छी आपा, तुम पे अल्लाह ताला की 7,000 रहमतें वो बरकतें नाज़िल हो। अच्छा संभालो तो खुद को। शायर आजम के कलकत्ते से वापस आते ही रस्म हो जाएगी। लो बात तय होने की खुशी में। आदाब बजा लाता हूँ आपा जान। आदाब, ताला सलामत रखे, सीमो ज़र, दौलत इक़बाल, उम्र जाओ जलाल, बतरीक़े दवाम इनायत, रुतबा मर्तबा इस कदर बुलंद हो। बस आपा, बड़ी जोर जोर से धड़कता है। किस तरह का दिल है आपका, दुआएं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये खारा खराब इस कदर बद्दुआओं का आदी हो गया है कि दुआएं अब इसे रास नहीं आती। और फिर आलमे बेगारा से आलमे खुशगवारा में तब्दील होने के लिए कुछ वक्फा भी तो दरकार है। मौसम फकत यूं ही माशाअल्लाह इस घर से मेरे दफा होने की खुशी में मुंह मीठा कराया जा रहा है। एक घर में किसी की आने की खुशी में आपा का शुक्रिया अदा कीजिए ना। अभी चंद लम्हा पहले मैंने आपा से गुफ्तगू खामोशी की। जुबानी बेजुबानी वास्ते सुखन बरोगे होगी, मेरे वास्ते तो जुबान उर्दू दरकार है। मैं मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब वल अली बेद खान खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बाजुबान खुद और बाजुबान उर्दू इस बात की तस्लीम करता हूँ कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। आप तशरीफ रखिए। आप मैं वास्ते रुखसती आपके यहाँ गया था और आप यहाँ हैं। अरे कोई बात नहीं, अब्दुल साहब से मुलाकात हो गई और जैनुल मियां की फरमाइश भी दर्ज कर ली। आपके लिए कलकत्ते से क्या लाऊं? मेरे साथ खैरियत की आपकी वापसी और मकसद में कामयाबी हो, हमारे लिए तो यही तोहफा है। अब देखिए खुदा को क्या मंजूर है। कौन है? जी मैं हूँ आपका शागिर्द परवेज। वाह। तस्लीमात अर्ज करता हूँ जरा। जीते रहिए, बैठिए। मैंने सोचा कि पूछता चलूं, मेरे लायक कोई खिदमत तो नहीं? नहीं, सारा इंतजाम हो गया, शुक्रिया। तो कल आप रवाना हो जाएंगे? जी। सफर तो बहुत लंबा है। मुझ पे बनाए कुछ ऐसी कि बिन जाए न बने। वहां कहाँ कयाम करेंगे? भाई अपने एक दोस्त को किराए की मकान की बाबत लिख रखा है। उसने कहीं शिमले बाजार में एक मकान देख रखा है। वहां आपका मुकदमा कहाँ पेश हुआ? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। जनाब जान सकता हूँ कि ये झगड़ा क्या है? हमारे चचा की जागीर फिरोजपुर झिरका के नवाब अहमद बख्श खां को अंग्रेज साहिबान ने दे दी, इस शर्त पर कि सालाना 10,000 रुपए हमारे खानदान वालों को मिलते रहेंगे, जिससे हमारे हिस्से 750 आते थे। अब उनके जन्नत नशी हो जाने के बाद उनके बेटों को वारिस करार दे दिया गया है, जबकि उनका कोई हक नहीं बनता। नवाब साहब को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने
फैसले में तब्दीली करने से साफ इनकार कर दिया, लिहाजा मजबूर होकर दावा दायर किया है। दोस्तों का कहना है कि कलकत्ते जाके वहाँ अंग्रेज साहिबान से मिलूंगा तो मुकदमे पर अच्छा असर पड़ेगा। अब देखो क्या होता है। अच्छा, चंद्रोज कयाम लखनऊ में भी होगा? जी, जरा देखूं तो शाम अवध का क्या नज़ारा है। गज़लें कैसी कही जा रही हैं, कुछ दोस्तों से मुलाकात भी हो जाएगी। आपका दीवान शाया हो गया? आप फरमा रहे थे ना कि सफर में कुछ जिल्दे साथ ले जाएंगे और खास खास लोगों को नज्म करेंगे। अभी कहाँ, अभी तो कातिब के ही पास है और वो उसके ऊपर गैर मामूली सी तवज्जो दे रहा है। जनाबे आली, मैं समझा नहीं, ये छपाई का कातिब से क्या ताल्लुक? भाई, उर्दू की जो किताबें होती हैं वो एक ख़ास तरीके से छापी जाती है। पहले कातिब एक ख़ास स्याही से ख़ास कागज़ के ऊपर उसे उतारता है, फिर उसके बाद फरमा बना के किताबों को छापा जाता है। अच्छा, आपको वापस आते आते अंदाजन 1-2 साल तो लग ही जाएगा। जी जनाबे आली, तब तो मेरे कलाम की इस्लाह कौन करेगा? अरे आप तो जानते हैं रोजाना 3-3 दर्जन के हिसाब से गजलें कह रहा हूँ। भाई, अगर बुरा ना मानो तो एक बात करो जी, तुम किसी और को उस्ताद क्यों नहीं चुन लेते? क्या मुझसे कोई खता हुई? नहीं, मैं तो इस एतबार से कह रहा हूँ कि एक तो अरसे तवील तक मैं गुर्बत में रहूँगा और फिर मेरी बजाते खुद चंद मसरूफियात हैं, और जबकि तुम्हें एक ऐसा उस्ताद दरकार है जो सुबह से शाम तलक तुम्हारे ही दरियाए कलाम में डूबा रहे। लिहाजा ज़ौक़, मोमिन या शेफ्ता पे इनायत क्यों नहीं फरमाते? ये क्यों कर हो सकता है? मैं गली कासिम जान में पैदा हुआ, गली कासिम जान में मेरी तबे शायरी परवान चढ़ी। अब मुझसे इस दगाबाजी की तवक्को कैसे की जा सकती है कि दामने उस्ताद थामने के वास्ते मैं अपनी गली की हदों से बाहर निकल जाऊं? गोया शागिर्द उस्ताद का रिश्ता जोग्राफिया से बनता है। किबला, मेरा तो यही अकीदा है कि जो अपनी गली का ना हुआ वो शेर व शायरी का क्यों कर होगा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपना कलाम बजरिए डाक आपको भेजता रहूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। आपने मेरे तखल्लुस की बाबत को सोचा? कुछ फुर्सत से ही नहीं मिली। अरे जनाबे मोहतरम, फुर्सत निकालिए। देखिए ना, 250 गजलें नामुकम्मल पड़ी है। जब तक तखल्लुस नहीं तब तक मख्ता नहीं, जब तक मख्ता नहीं तब तक गजलें पूरी नहीं, जब तक गजलें पूरी नहीं तब तक हमारा दीवान तैयार नहीं। भाई, अगर ताल्लुकात के हिसाब से तखल्लुस रखना है तो उसका एक शेवा है। जैसे अकबर शाह सानी का तखल्लुस आफ्ताब था तो उनके बेटे ने अपना तखल्लुस शुआ चुन लिया। शाह आलम तो शहंशाह होने के अलावा शायर थे। मेरे अब्बा कसाब होने के अलावा सिर्फ खुखार वालिद हैं। तो क्या हुआ? उनके पास तखल्लुस नहीं। उनका नाम तो होगा। जी जनाब, लायक हुसैन। हाँ, तो लायक के वजन पे नालायक रख लो। तुम्हारे वालिद साहब भी इसे सुन के खुश होंगे। किबला, दिल लगी मत कीजिए, मसला बेहद नाजुक है। अच्छा भाई, तो दूसरा तरीका जनाब ज़ौक़ का है। उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम के वज़ने तसख्खुस को तरजीह दी। अब तुम मुझे अपना उस्ताद होने का शर्फ हासिल करवा ही रहे हो तो तुम्हारे पास एक के बजाय 2 सहूलतें हैं। चाहो तो असद के वज़न पे हसद रख लो या फिर गालिब के वज़न पर तालिब। बंदा परवर, अभी मुझसे किसको हसद होगी? कौन मेरा तालिब होगा? अच्छा भाई, तो तीसरा तरीका ये है कि तुम गली कासिम जान के बहुत शहदाई हो तो अपना तखल्लुस कासिम रख लो। जनाबे आली, तखल्लुस शायर की शख्सियत और शायरी के मिजाज के मुताबिक होना चाहिए। कासिम के माने मेरे ऊपर क्यों कर मजबूर हूं? क्यों नहीं होंगे? तुम गली में निकल जाओ और हर एक दरवाजे पे दस्तक दो, जो भी बाहर निकले उसे अपना दरियाए कलाम सुनाओ। इस तरह से लोगों के बीच में तुम अपना दर्द सर तकसीम करके कासिम हो सकते हो। किबला, जो शायरी दर्द सर से शुरू होगी उसका खात्मा ज्यादा से ज्यादा कान के दर्द पर हो जाएगा, जबकि मेरी मंजिल दर्द दिल है। अच्छा बरखुरदार, तो तुम्हारे वास्ते जो मैं कलकत्ते से लाऊंगा वो तोहफे तखल्लुस ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहो। आदाब जनाब। अरे बेटा साहब, आदाब। भाई घर पे हो क्या? आओ भाई आओ। परवेज मियां, तखल्लुस मिला? आ रहा है कलकत्ते से। ढूंढते रहिए, आएगा कलकत्ते से। आओ भाई आओ। अरे भाई,
रात तुम जल्दी चले गए, मैं मुशायरे के बाद तुम्हें ढूंढता रहा। हाँ, थोड़ी थकान सी हो रही थी और फिर सुबह की सारी तैयारियां भी करनी थी। अच्छा, तो सफर का बंदोबस्त हो गया? भाई मुबारक हो, सुना कल का मुशायरा तुमने लूट लिया। शुक्रिया, तो बात आप तक पहुंच गई है। तो कौन कौन सी गजलें पढ़ी थी? 9-10 पढ़ी थी, पर एक के अलावा बाकी सब तुम्हारी सुनी हुई है। ये नई कौन सी? नहीं, गौर फरमाइए जी। कि जमीन है, जमीन। जमीन है, जमीन है दिल के लिए, मंजिल के लिए। भाई वजन है। पानी। चलो ना, क्या हाल है आपके? भाई सुनो, हाँ? लखनऊ जा ही रहे हो तो हमारा एक छोटा सा काम कर देना। ये किताब आतिश तक पहुंचानी है। 2-4 बार लिख चुके हैं, अब वो यार आपके हाथ दे दोगे तो अच्छा लगेगा। दे दूंगा। और सुनो, तुम्हारे जाने पे वहां एक दो मुशायरा जरूर होगा। जगह के मौके के हिसाब से पढ़ना। फिजाएं अवध जुबान की तलाश की हामी है मियां। मशवरे के लिए शुक्रिया। देखो, मुझे उस शहर का ज्यादा तजर्बा है। अगर कोई आम मुशायरा हो तो हल्की फुल्की गजल पढ़ लेना, फिर भी उसमें जबान की तराश जरूरी है। जैसे वो तुम्हारी गजल है ना, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। लेकिन अगर चुनिंदा लोगों की महफिल हो तो सोच समझ कर पढ़ना। कहाँ क्या पढ़ना है इसका थोड़ा तजुर्बा मुझे भी है। अमा नाराज क्यों होते हो भाई? तुम्हारे साथ साथ दिल्ली की इज्जत भी वाबस्ता होगी, इसलिए हमने तुम्हें समझाना अपना फर्ज समझा है। मुझे अपनी इज्जत का भी ख्याल है और दिल्ली की इज्जत का भी। अपनी इज्जत का ख्याल, ये मुस्तकिल जो आपकी इज्जत के ख्याल, आपके ख्याल खामा। अरे भाई, मुश्किल कहता था। मैं ये कह रहा हूं कि ये खाम ख्याली है। ठीक है, जो कहता था पहले कहता था, अब तो नहीं कहता। लेकिन लोग हैं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बस चीखो पुकार मचाते रहेंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं है। अभी भी आपका कलाम उलझ जाता है। कहाँ उलझ जाता है? जरा मैं भी तो सुनूं। सराय रोहिल्ला के मुशायरे में तो तुम थे। हाँ थे। वहां जो मैंने गजल पढ़ी थी उसमें कौन सी पेचीदगी पैदा हो गई थी? दर्द नक्शबंदी क्या? दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। अब बताइए, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ? नहीं, इसके बेअसर होने का सबब दूसरा है। क्या? ये गजल हल्की फुल्की है। तुमसे पेशतर ज़ौक़ के आगे शमा थी, उनकी गजल वजनी थी। ठीक है, इससे भी पेशतर हौस काजी वाले मुशायरे में जहां मैंने पढ़ा था जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, ये शायद ज्यादा वजनी थी, ज्यादा माने आफरी है। और उससे भी पहले वो जो गजल मैंने पढ़ी थी, बस की दुश्वार है हर एक काम का आसान होना, ये शायद ना ज्यादा वजनी थी ना ज्यादा हल्की, बल्कि बीच में कहीं आती थी है? या फिर जहां से इसे हल्का होना चाहिए था वहां से वजनी थी, और जहां से वजनी होना चाहिए था वहां से हल्की। निकाला चाहता है काम, कानों से तो खाली नहीं तो फिर कैसे निकले? खामोशी बेकार गई, तकरीर की ना चली, यार अब ना वो समझे है ना समझेंगे मेरी बात। जब बात ही बेबात हो गया तो उसको समझने में कौन सर खपाया है? अब बात आपने छेड़ी, ये तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप लफ्जों का इस्तेमाल ऐसा क्यों करते हैं कि उसका मानी खींच तान कर निकालना पड़े? जैसे आप अपनी ये गजल ले लीजिए, नफस न अंजुमने आरज़ू से बाहर खेंच, अगर शराब नहीं इंतजारे सागर खेंच। अब इसमें ये खेंच का इस्तेमाल जो है वो रिवायत के मुताबिक, कोई फनकार रिवायत तोड़ता भी है। अच्छा, चूंकि एक ही लफ्ज के बार बार इस्तेमाल से वो खिस चुके होते हैं। यूट्यूब एक बात का इजहार करने के लिए कई लफ्ज बने हैं, लेकिन फिर भी फनकार शायर अपने हुनर और तजुर्बे के हिसाब से उसमें एक नामालूम सा फर्क पैदा कर देता है। अच्छा, बड़ा से पल्ले भाग ना पड़े। खामी मेरे कलाम में नहीं, लोगों की समझ में है। लोगों की समझ में है। एक बात बताएंगे आप, कभी ठंडे दिमाग से आपने गौर किया है कि बाकी सब गलत हैं और आप सही हैं? ये मुस्तकिल यकीन आपको आता कहां से? ये यकीन गजल पानी की लंबी जद्दोजहद के बाद आता है। काश कि तुमने वो 1000 अशार देखे होते जो इस यकीन को हासिल करने के दौर में मैंने खुद अपने हाथों से काट कर फेंक दिए। अच्छा, तो मैंने भी अपने बाल मशक़े सुखन में ही सफ़ेद किए हैं जनाब। ऐसा है, कुलियात छपवाने पे आ जाए तो खुदा कसम अशार कम से कम 20,000 से ऊपर होंगे। हाँ, उनमें से 19,500 इस किस्म के होंगे। किस किस्म के? नहीं थी रोक कोई जो आशियां से आसमां तक की, बचाते किस तरह बिजली से अपना आशियां यार। आपको इल्म भी है कि वहशत, शेफ्ता, लौक, मोमिन सब मेरे स्टेज के दाग दे चुके हैं। अम्मा, अगर तुम अपने कलाम में खुद खामी नहीं पकड़ सकते तो मानो कि तुमने अपने बाल मशके सुखन में नहीं धूप में सफेद किए। चलते हैं, ये शायराना तोहमत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम गलत होकर भी एक तोहमत बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं सही होकर भी 1000 इल्जाम पी जाता। बात को तूड़ मत दो मिर्जा,
ये बताओ मेरे शेर में क्या खामी है? तुम्हारे उस्ताद कौन थे? उन्होंने इस्लाह की है या घास काटी? उस्ताद तक बच जाइए, सही नहीं है। मैं एक बात बताऊं, बिजली आसमां से नीचे गिरती है या नीचे से आसमां पर? किस्सा मुख्तसर सा ये है कि ये शेर कुछ यूं होना चाहिए था। नहीं थी रोक कोई जो आसमां से शाखे नशे मन तक, नहीं थी रोक कोई जो आसमां से शाखे नशे मन तक, बचाते किस तरह बिजली से अपना आशियां यार। भाई वाह, चलिए मान लिया, लेकिन आपके शेर में भी खामियां हैं। मिसाल के साथ बात करो। मिसाल, अब देखिए आप ही का एक शेर है कि तेरी वफा से क्या हो तलाफी की दहर में, तेरे सिवा भी हम पे बहुत से सितम हुए। ये गलत है। कैसे? देखिए, शायर पे बहुत सारे सितम हो रहे हैं, लेकिन किसी की वफा इतनी राहत बख्श है कि वो सितम अहम ही नहीं रखते। ये क्या है? तो अरे इसका दूसरा मिसरा पहले की कैफियत को काटता नहीं है क्या? अरे बताइए, वफा से तलाफी हो रही है तो ये सितम, अरे कैसे भाई? ये वफा से सितमों की तलाफी जरूर होती है, तो लेकिन वक्त की पेनहाई में वफा बजाते खुद एक सितम में तब्दील हो जाता है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं होता कि जब आप चाहें उस शख्स के नजदीक रह पाए, बल्कि जब नजदीकी सबसे ज्यादा दरकार होती है तभी सूरत हाल कुछ इस तरह उलझ जाता है कि ना चाहते हुए भी आपको उससे दूर जाना पड़ता है, और ये मालूम नहीं होता कि मुलाकात कब होगी भी या नहीं। दहर में नक्शे वफा वजह तसल्ली ना हुआ, दहर में नक्शे वफा वजह तसल्ली ना हुआ, है ये वो लफ्ज की शर्मिंदे मानी ना हुआ। वो किताबों में देंगे, वापस की वापस, ये हम खुद भेज देंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे। आदाब। बेगम जी। आपा नहीं क्या? हाँ। ये टोपी जरा सही नहीं, दूसरी निकाल। नहीं, सब संदूक में बंद कर दी, इसका किनारा यहाँ से कट। दोपहर को अली बहादुर आए थे क्या? नहीं, 2 कारिंदे अलबत्ता आए थे। हिसाब का पर्चा संदूक में रखा है। मेरे लिए खाना मत बनाइएगा, मुझे कहीं जाना है। वापसी में दवा लेता हूँ या मंगवा लूँ? ठीक। कल इस वक्त मैं सफर पे रहूंगा। जानती हैं, वास्ते रुखसती आपा क्या गया था, वहां जैनुल से मुलाकात हो गई। जैनुल कहने लगा, मेरे वास्ते कलकत्ते से एक मजबूत गुलेल लेकर आइएगा। इकराम के कबूतर मेरे कबूतरों को उड़ा ले जाते हैं, सबको मार गिराना है। ले आइएगा। और आपके लिए रेशमी जोड़े, आवेज़ें, या फिर? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैनुल आ जावेगा तो घर में बड़ी रौनक हो जाएगी। हाँ, बहुत। उसे अभी क्यों नहीं बुलवा भेजा? बिना रस्म के बुलाना ठीक नहीं। वो आ जाता तो मुझे भी तसल्ली होती कि आप तन्हा नहीं हैं। रह लूंगी।
पर चढ़ा। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं, खून जिगर होने तक आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। देखो आबिदा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। ऐसा क्या किया है मैंने? ऐसा क्या किया है तुमने? इतना लंबा चौड़ा दस्तरखान तुम्हारे राम का सबूत है ना। 2 दिन पहले ही गुस्ले सेहत किया है, तबीयत फिर से नासाज हो गई तो? यकीन जानो मुझे जरा भी थकान नहीं लग रही। सच कह रही हूँ शीरीन, खुदा कसम। झूठी कसम मत खाया करो। सुबह शाम बस दीवाने गाली की ही कॉपी निकाली करती रहती हो। कहाँ शीरीन, पहरों बैठती हूँ पर काम कुछ नहीं हो पाता। हर बार कस्द करती हूँ कि आज एक जुज़ पूरा करना है, मगर जब लिखने बैठती हूँ तो चंद सतरें लिखकर रुक जाती हूँ। कोई ना कोई शेर ऐसा आ जाता है जिसमें खुद को ही बरक्स पाती हूँ। कभी उस आईना अल्फाज में वो शिकने जुल्फ़े अंबरी सुलझाते हैं, कभी चश्मे शुरमावा के तलबगार होते हैं, गाह तेरे नीम कश का शिकवा करते हैं, गाह अंगुश्ते हिनाई का तसव्वुर होता है। इस नफस तिश्नाए तकरीर का इजहार करते हैं, उस नफस लबे मैंगो की आरज़ू। तब लम्हे गुज़श्ता याद आने लगते हैं जो मेरे नज़दीक थे और हम उस मज़मून में जिंदा थे जिसे अब उन्होंने नज़्म कर दिया है। तो बड़ा ताज्जुब सा होता है कि अच्छा उनके इस तजुर्बे में मैं उनकी हम शरीक थी, बल्कि पास वक्त वजह थी। अगर मैं ना होती तो ये अशार भी ना होता। तब इन सत्रों में अपना ही दिल धड़कता नजर आता, इन हरफों में अपनी ही सांसें सुनाई देती। कुछ अजीब सा महसूस होता। ये सिर्फ एहसास अल्फाज नहीं, मेरी अपनी जिंदगी की जीती जाती कतरने हैं। ये कैसा नर्मो नाजुक रिश्ता है जिसने 2 लोगों को मुस्तकिल तौर पर जोड़ दिया है। तू सच में पागल हो गई। अच्छा आज कितना लिखा? आज वक्त ही कहाँ मिला, फकत एक वर्क लिख पाई। अब तुम पढ़ क्यों रही हो जब उनका कलाम पसंद नहीं करती हो तो? रदीफे चल रहा है अभी। हाँ, बेखात्मा कागज मत उठाना, बिस्तर पे लगा हुआ। वल्लाह फूका है किसने गोशे मोहब्बत में है खुदा। वाह अफसूने इंतजार तमन्ना कहे जिसे। इतना खिला के रही हो, 2 कौड़ी का शेर है। हाँ तो तुमने क्यों पढ़ा? मैं तो तुम्हारी खुशामद करने नहीं आई थी। ये सारा टीम टाम तुमने फैलाया इस तरह। अगर मेरी जगह कोई भी यहाँ आएगा ना, सबसे पहले उनकी नजर इन्हीं पर पड़ेगी। हाँ तो तुम मत देखा करो, अपनी आंखें बंद कर लिया करो। हाँ तुमने तो आंखें बंद कर ही रखी है, अब मैं भी कर लूँ। क्या मतलब? मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे ज़ौक़े सुगन को हुआ क्या है। हाँ अरे भाई इंसान हो, इंसान की तरह रहो, लेकिन तुम वो भुला क्यों देती हो? दिल्ली की कूची कूची में मिर्जा मजाकों और लतीफ़ों का दूसरा नाम बन गए हैं। और आप है कि बस अपने इस गोशे में शब रोज यही टकपसराई करती है कि कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां। और अरे मैं पूछती हूँ और कौन कहता है? जरा मैं भी तो उस नेक सूरत को देखूं। हुस्ने फरोगे शमाए सुखन दूर है सर, पहले दिले गुदाख्ता पैदा करे कोई। तो मतलब ये हुआ कि सारे शहर में फकत आप ही के पास पिघला हुआ दिल है। ये तमाम अहले जुबान दीदा वराने इल्मो अदब और नक्कार, इन सभी को सुखन फहमी की कोई तमीज नहीं। मेरी जान, अच्छा शायर होना और अच्छा शायर माना जाना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। नहीं मेरी जान, तबे शायरी का ताल्लुक आदमी की पूरी शख्सियत से होता है, जो रोजा नहीं रखता, नमाज नहीं पढ़ता और जिसका कोई दीनो ईमान ही नहीं। भाई मेरे ख्याल में तो वो अच्छा शायर हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा ख्याल आम होता तो शेख वाइस शायर आजम हुआ करते। नहीं, शायर आजमी तो उन्हीं का इशारा है
जो पहले अपने घर में आग लगा ले। तौबा तौबा, हश लिल्लाह। अच्छा ठीक है, माफी। हमारी तरफ से तुम्हारे मिर्जा नौशाद मलिक-उश-शौरा। अब तो खुश हो? अच्छा ये बताओ, उनकी रवानगी कल है ना? हाँ, और वापस कब तक लगावेंगे? तकरीबन 1 साल लग जाएगा। हाय अल्लाह, तब तक तुम कैसे रहोगी? क्यों? जैसे अभी रहती हूँ, जैसे उनसे मिलने से पेशतर रहती थी। ऐसे ना रह पाओगी लाडू। तुम्हें याद है जब चंद रोज के अलवर चले गए थे तो क्या सूरत बना ली थी? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? बहुत कोशिश की, लेकिन ये माँ मुझे रोके है, खींचे है मुझे कुफ्र। तो सिर्फ तुम ही क्यों? हाँ, ये मिर्जा भी तो मजबूर है। तो क्यों ना इस सूरत हाल को दवा में रिश्ते में बदल दे? गुजरा वक्त पानी पर दर्ज तहरीर नहीं, जो एक मौज आई और मिट गया। माजी की ये नक्श मेरे जिस्म जहाँ पर जैसे दाग दिए गए हों। अब इनसे कभी निजात नहीं मिल सकती। इस दीवार में अंका का जिक्र आता है ना, एक परिंदा जो आसमानी सुखन में परवाज लेता है, लेकिन दर हकीकत उसका वजूद नहीं। बस वही हैसियत मेरी भी। मैं भी इन्हीं हर्फों में सांस लेती हूँ। उनकी ज़हीरा जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। आज मैं जिंदा हूँ ये जानते हुए कि कल कुछ नहीं। बस यही थोड़ा सा वक्त, यही चंद लम्हे, जिसमें से जितना कुछ हो सके निचोड़ लो, जज्ब कर लो अपने आप में, ताकि आगे की तलखी और तारीख में ये अफसोस ना रह जाए कि जब आसमां मेहरबा था तो अपना दामन क्यों ना भर लिया। आदाब नजर आती हूँ। क्यों साहब, लोगों के अदबी और जाती जिंदगी में इतना घोटाला क्यों होता है? जी, एक तरफ तो आप फरमाते ये हैं कि बंदगी में भी वो आज़ादी खुद भी है कि हम उल्टे फिराए दर काबा कर वहाँ न उड़े, तो फिर ये दस्तक पे दस्तक, दस्तक पे दस्तक क्यों? बिला शक लौट जाता अगर दरवाजा कोई और होता। इसी आस्ताने से मुखातिब होकर इजहार तमन्ना की है कि दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं। बराए मेहरबानी, ये गली पहले ही बहुत पथरीली है। आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? कोई राज की बात हो तो मैं चली जाऊँ? नहीं, ये तो ऐसा राज है जिससे सारा शहर आशना है। बात यह है कि वास्ते सफर खर्च चांदनी चौक के एक महाजन से कुछ कर्ज की गुजारिश करी थी। पहले तो वो तैयार हो गया, लेकिन इसी बीच उस तक मेरी कुछ शोहरत पहुंच गई तो खुदा का बंदा हीले हवाले करने लगा। फिर उसके ऊपर मुझे अपना जोर एक शक्कर आफशानी आजमाना। तो कलकत्ते में आपका शगल क्या रहेगा? मेल मुलाकात और मिन्नतों खुशामद और कलम नवाजी? हुक्काम के वास्ते अर्जियां और दौलतमंद के नजरों में कसीदे। तो हुक्काम से पहले आप दरख्वास्त मुलाकात करेंगे, फिर वक्त मुकर्रर करवाएंगे, फिर मिलने जाएंगे, है ना? जी। मगर फर्ज कीजिए, अगर वहाँ जाकर दरवाजा बंद मिला तो? शीरीन, हमारे दिल्ली में 10 रोज पाबंदी क्यों गई? ये भी कोई अंदाज से गुफ्तगू है? लेकिन इन्हें बोलने दीजिए। मेरा ये ज़मीर है ना, ये भी मुझसे सुबह शाम तरह तरह के सवाल पूछा करता है। बास के जवाब मेरे पास होते उन्हें दे देता है, कुछ को टाल देता हूँ, लेकिन ये ज़मीर किसी खानदानी मौलवी की तरह लगातार अजान दिए ही चला जाता है। तब मैं शराब की बोतल निकालता हूँ और शीशे के गिलास में डालकर उसके सामने पेश करता हूँ और कहता हूँ कि देखो पीरो मुर्शिद, मुझे जिंदा रहना है और तुम भी बोलते बोलते थक गए होगे, लिहाजा मेरे ऊपर इनायत फरमाओ। आप फरमाते तो ये हैं कि शायरी काफिया पैमाई नहीं, मानी आफरीदी है, लेकिन आपकी गुफ्तगू भी उतनी ही उलझी होती है जितना कि आपका कलाम। जी? लेकिन आपकी वो रुबाई हमें अलबत्ता बहुत पसंद आई, जो आपने नवाब साहब के मुशायरे में पढ़ी थी। भाई मुझे तो जुल्खा ने बताया, वल्लाह क्या रुबाई थी, यह लगता दिल में बेबस हो गई। मैं तो बार बार सुनती थी और दर्द होती थी। शोरे मरहबा से आसमां बुझा लिया था, पर अफसोस जबान से सुनने की खुशकिस्मती मुझे कभी हासिल न हुई। रुबाई क्या थी? आपने मुझे नहीं बताया। अरे मैं भी कहाँ बातों में उलझी रही, इसलिए मेरे दिमाग से उतर गई। अभी अभी सर में एक बार के बिजली की तरह दौड़ दिया। पर रुबाई थी क्या? तो रुबाई थी रुबाई थी
डुबाई थी कि कौन जहां में पहले आया, मुर्गी या कि अंडा। इसी फिक्र में डूबा डूबा हुआ कि इतना ठंडा। आवाजाही में क्या रखा, बोले मिर्जा गालिब, मुर्गी को तू भुनने दे और खा ले अपना अंडा। हमारे शेर है अब दिल लगी के असद, खुला के हर से हुनर में फायदा खाक नहीं। पर इस वक्त आप सफर में होंगे जी, और मैं यही होंगी इसी घर में, वहां खिड़की के सामने या यहाँ तख्त पर। क्या सोच रही हैं? यही कि पूरा 1 साल गुजारना है मुझे यहाँ। 1 साल, 12 माह, 365 दिन। वक्त का क्या है, पलक झपकते गुजर जाए। वो वक्त दूसरा होता है जो पलक झपकते गुजरता है। कौन सा? जिसमें फिलहाल मैं सांस ले रही हूँ, जो थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। फिर वही खामोशी, तारीकी, तन्हाई। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे गोया दुनिया ही खत्म हुई चली जा रही है। दुनिया तो सिर्फ कहने सुनने के लिए है, वरना दर हकीकत दुनिया क्या होती है? उस शख्स का गिरदोपेश, उसका माहौल, उसके लोग, उसमें से किसी की भी कमी उसके लिए दुनिया में कमी ही होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दवाएं वक्त से लेती रहे। आपके लिए कलकत्ते से क्या लाऊं? हाँ, कुछ उम्दा स्याहियाँ और कुछ कलमे जिनकी नोक बारीक हो। बस? हम फिर मिले। क्यों नहीं मिले? बिल्कुल मिलेंगे। जब आप गुर्बत में होंगे तो बेगम कहाँ रहेंगी? उन्होंने अभी कुछ तय नहीं किया। उनकी तबीयत कैसी है? उनका जो इलाज है वो दवाओं से नहीं हो सकता। हाँ, किसी के सामने जब गुब्बारे खातिर निकाल लेती है तो थोड़ा सुकून अलबत्ता मिल जाता है। मेरे घर में आके उन्हें परेशानियां और दुश्वारियां ही नसीब। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए, लेकिन कहा है ना, चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, और शायर कभी अच्छा नहीं हो। एक बार वो घर देखने की कितनी तमन्ना थी। काश कि तुम वो घर देख पाती जहां मुझे सुबह शाम इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि आपकी बयाज पे जो रंगे स्याही है उसमें किसी का गिरियाए बेकस मिला हुआ है। तमे तहरीर जो खफीफ सी आवाज़ कलम है उसमें किसी के 100,000 शिकवे खामोश छिपे हुए हैं। ये हसरत ही रह गई कि घर में किसी के सामने मानिंद गिरह खुलता जाऊं, एक शाना हो जिस पर लूदाम बख्ता से ख्वाबे खुदा वले, लेकिन ये खौफ है कि कहाँ से अदा करूं। आजकल सिर्फ आप कर्ज के ही मजमून नज़्म करते हैं। बकौल मीर गिरो सो जा है पैरहन हमारा। आपने यहाँ क्या गिरवी रखा है? भाई मुझे तो कई जगह जाना पड़ा है, इस ज़हनवारी में याद ही नहीं रहा क्या कुछ छूट गया है। आप ही मुझे बता दीजिए। आपने यहाँ जो रहन रखा है दरअसल वो किसी और की अमानत है। कभी कभी उनके तय में खुद को गुनहगार महसूस करती हूँ। हाँ, अगर मैं उनके सामने दुजानू होकर ये सब पेश करूं तो वो इसे अपना कर मुझे इज्जत बख्श सकती है। अगर कोई जरा सा झुक जाए तो? कौन झुके? क्यों झुके? वो अपनी खून ना छोड़ेंगी, हम अपनी वजह क्यों छोड़ दें? जानती हो मैंने तुम्हें कब पाया? जब घर में वही 100,000 शिकवे खामोश थे और दरवाजे पर मुसलसल दस्तक। जब मैंने कोशिश की थी कि अपनी बयाज में दुनिया की तमाम खुशियों को भर लूं, लेकिन जब उसी बयाज के पुर्जे सरे राह उड़ते हुए देखे तो ऐसा लगा जैसे रगे जान ही कटी जा रही है। दामने उम्मीद का वो आखिरी कोना जिसे मैंने पूरी ताकत से जकड़ कर रखा हुआ था, रफ्ता रफ्ता मेरे हाथों से छूटता जा रहा था। पशेमानी, शिकस्त, खुददारी और खुद एतमादी की हर सतह पर मुसलसल दस्तक, और तब मैंने तुम्हें पाया। और मुझे क्या मिला ये नहीं कहते? मैं अपनी बर्फ सी तन्हाई में कतरा कतरा जपते हुए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जितना कुछ मुझे मिल गया है दरअसल मेरे नसीब में नहीं था वो, और वहां हिसाब की इस गड़बड़ी का जैसे ही पता चलेगा वैसे ही बजरिए जबरई एक परवान आ जाएगा। अब क्या लिखा होगा उसमें? उसमें लिखा होगा कि मिर्जा गालिब को सलाम खुदा पहुंचे। यहां सब ठीक है और वहां की खुशहाली मतलूब नहीं।
किस्सा लब्बो-लुबाब ये है कि ये कातिब-ए-नाज़ आपके लिए मुकर्रर नहीं था, हमारे एहलकार की गलती से आपको मिल गया है, लिहाजा ये खते सफाई पाते ही फौरन उसकी हुदूद ज़िंदगी से बाहर निकल जाइए। हमें मालूम है कि इससे आपकी पेशानी पर पशेमानी की एक भी शिकन नहीं आएगी, क्योंकि कूचों से बेआबरू होकर निकलने का आपको अच्छा तजर्बा है। बकलम खुदा बन ताला। खुदा को लेकर ऐसी बातें नहीं करते, इतने लंबे सफर पर जा रहे हैं। आस्तीन ऊपर कीजिए और बाजू हमारी तरफ। क्यों? इमाम जामिन बाजना है। ओह, जिस खुदा ने मेरे साथ इतनी ज्यादतियां की हैं, आप मुझे उन्हीं की निगरानी में सौंप रही हैं। ऐसी बातें नहीं करते। यकलीबान आबे खुनू। मैंने मना करने के बावजूद क्या कहा आपने? अरे भाई, एक गिलास ठंडा पानी मांगा है, फारसी में कह दिया था। माफ करो, अभी ला। जी। हमने मन्नत मांगी है कि जब आप वापस आएंगे ना तो इमाम जामिन अपने हाथ से खोलूंगी। जी, ये लीजिए। शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे। क्यों? क्यों नहीं? कुछ कहिए ना, एक खामोशी। हाँ, खामोशी इंसान को कमजोर बना देती है। लखनऊ खत लिखो तो किस पते पर? नासिक की मार्फत। नवाबे अवध पर जो कसीदा कहना चाहते थे ना, उसका क्या हुआ? कह लिया है। कैसा बना है? फारसी में है। थोड़ा सा सुनाइए ना। क्या करेंगी सुनकर, बेगार सी टाल दी। नवाब साहब तक रसाई कैसे हुई? हुकूमत का सारा काम नायब मीर संभालते हैं, उन्हीं के जरिए से कोशिश करूँ। कसीदे की शुरुआत कैसे हुई? अरे तुमने मौजू भी छोड़ा तो क्या छेड़। जानती हो ना कि ये कसीदे वसीदे मेरी दुखती हुई रग है। अच्छा, ये नकल की बाबत कुछ पूछना है? हाँ, हाशिया इतना ही छोड़ना है ना, तीनों सिरों पर ज्यादा और शिराजी पर कम, और लफ्जों की बनावट, सतरों का फासला। ठीक है। स्याही की रंगत। यूं तो ठीक है, लेकिन थोड़ा चमक और होती तो और भी बेहतर होता। अच्छा, ये पता है ना कि पहले सफ़े पे क्या क्या लिखना है? हाँ, किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम और मतबे का नाम। मुसन्निफ के नाम के नीचे कातिब का नाम। ऐसा भी कहीं होता है? ये मेरी दरख्वास्त। हम ताक़यामत नहीं मान सकते। एक और दरख्वास्त है, अगर ये भी नहीं माना तो दीवान की नकल नवीसी किसी और कातिब को सौंप दो। अच्छा, किसी की खुशनवीसी को कल एक शेर में नज़्म किया, इसे रदीफ अलिफ में दर्जा अव्वल अता फरमा, ताकि जब भी कोई मेरा दीवान खोले सबसे पहले यही पाए। बना में हूँ ए नाम नदारत, शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसका कोई नाम नहीं। शेर क्या है? पहले एक मालूमात अर्ज है। भाई, ईरान में एक रस्म हुआ करती, जब भी कोई फरियादी बादशाह के सामने फरियाद लेके हाजिर होता था तो जो वो लिबास पहनता था वो कागज का होता था। सचमुच? जी। नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर। नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागजी है पैराहन हर पै करे तस्वीर का। मुझे पैराहन कागजी नसीब नहीं तो क्या मेरी दुआ कबूल नहीं होगी? क्या दुआ है आपकी? कि ये दीवान छपे और सब तस्लीम करे आपके मयार सुखन को। मैं उम्दा शायर हूं, इस बात को सिर्फ दो लोग मानते हैं, एक मैं, दूसरी आप। कलाम राह आम से अलग है, इस अलहदगी की कीमत नहीं चुकाएंगे। मैं बूंद से मोती में तब्दील हो जाऊंगा तो आपको क्या मिल जाएगा? मुझे अपनी उजरत मिल जाएगी जो अब तक उधार है। या खुदा, आज आपने भी तकाजा कर ही दिया। क्यों साहब, हम कोई खैरात बांटने बैठे हैं? सोचा था कर्ज है तो क्या हुआ, आखिर कर्जदार है तो शहर में ही।
तो क्या शहर की हदों से बाहर निकलते ही आदमी नाकाबिले एतबार हो जाता है? आदमी नहीं, शायर। कहाँ का शायर, कैसा शायर? महज बयाज और कलम साथ में होने से कोई शायर थोड़ी नहीं होता। जो कुछ यहाँ छूट जाएगा उसके बाद भी क्या मैं मुकम्मल हो पाऊंगा? सिर्फ उसी का ख्याल है जो छूट रहा है। एक नजर उसे भी तो देखिए जो अपने साथ ले जा रहे हैं। जहाँ आप होंगे वहाँ आपको हजार किस्म की मशरूफियत अपनी गिरफ्त में ले लेगी, लेकिन मैं यहाँ तनु तना क्या करूँगी, कैसे जीऊँगी? बिना आपके अपने वक्त का तसव्वुर करती हूँ तो सब कुछ गोया रुका रुका महसूस होता है। जब सुबह से दोपहर तक गुज़श्ता शाम की यादें नहीं होंगी, जब दोपहर से शाम तक किसी का इंतज़ार नहीं होगा, किसी की नज़दीकी नहीं। खुल्द का यही तो एक डर है जो मेरी गौर के अंदर होता है। अब जब आप इसे ही मुकफ़्फ़ल फरमा देंगे, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ से पाऊँगी वो हरारती उम्मीद जो मेरे लिए चारा घर का दर्जा है। मैं जल्द अज जल्द वापस आऊँगा, क्या ये भी कहने की जरूरत है? समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा? मैं अपने आप को जब्त करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुट्ठी बार बार। क्या करूं? खुद पर जरा भी काबू नहीं। हर सिमत जैसे तारीकी छा रही है। मैं आपको कैसे बतलाऊं कि आप मेरे वास्ते क्या बन गए? मैं जैसे चश्मे तर, मैं जैसे अबलापा कि आपने मेरा दामन थामा। हलावत के ऐसे घूंट मेरे खुश्क होठों ने कभी नहीं भरे थे। कभी नहीं जाना था कि दूसरे की सांसें अपनी रगे जा भी हो सकती हैं। सुनिए, मुझे थाम लीजिए, मुझे अपना लीजिए। मैं जैसे सरापा किश्नरी। मैं लेकिन आज कोई लेकिन नहीं। आपको क्या खबर? मैंने इतनी उम्र गुजार दी लेकिन कभी नहीं जाना कि जिस्मों की नज़दीकी में एहसास की ऐसी तपिश भी हो सकती है। एक मरकज ऐसा भी है जहाँ ये जिस्म जहाँ इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि इन्हें निथार के भी जुदा नहीं किया जा सकता। मुझे अब तक क्यों महरूम रखा? आपको क्या पता है मैंने कितना जब्त किया है, कितना एतबार था अपने इस जिस्म पर। जब से आप मिले हैं, आप इतनी देर से क्यों मिले? मेरी हर सांस लो, मेरी नस नस चिंगारी। एक बार मुझे महसूस करके तो देखिए। मुझे तुम्हारा ख्याल था, कहीं कुछ। आज कुछ नहीं, कोई नहीं। यही थोड़ा सा वक्त और यही चलना है। मिर्जा गालिब 3 साल तक कलकत्ते में रहे, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। बड़ी जद्दोजहद के बाद 3 साल बाद वो वापस दिल्ली लौट आए। यहाँ आते ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया। वो कहा है ना, आह को चाहिए, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरे
जुल्फ के सर होने तक आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। गमे हस्ती का असद किस से हो जुज मर गई लाज। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आग को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी मालिक चिकन भर ला? नहीं रहने दो। मालकिन कब तक आवेगी? आज आवेंगी। क्या हुआ? बड़े संदूक से कपड़े निकालने को कह गई थी, चाबी नहीं दे गई है। आ जाएंगी तब निकाल दें। जी अगर मुसीबत थी तो गुर्बत में उठा लेते असद। अगर मुसीबत थी तो गुर्बत में उठा लेते असद। हमारी दिल्ली ही में होने की कौन? जी मैं हूँ परवेज। आओ भाई आओ, बरकुरदार आओ। मुद्दत के बाद मुझे देख रहा हूँ। जी हाँ, गोया जमाना गुजर गया। आओ आओ अंदर तशरीफ रखो। अरे ऊपर बैठो भाई, इधर आओ। मेरे वालिद के बारे में पता चला, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। किस्मत के आगे किसकी चली गई जनाब? क्या तबीयत खराब थी? नहीं, एक रिश्तेदारी में जयपुर गए थे, वहाँ यकबार बीमारी फैल गई और शिकार हो गए। कहला आपके मुकदमे का क्या हुआ? अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस चल रहा है। आफ्ते नागहानी की खबर मिली तो धक्का सा लगा। जब कर्ज की मैं पीते थे तभी समझ लिया था, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती ये। भाई मैं इंतज़ार कर रहा था, तुमने कहा था बजरिए डाक अपने कलाम भेजोगे, लेकिन फिर लगा हो सकता है तुमने कोई और उस्ताद चुन लिया। वैसे तुमने ठीक ही किया, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि दौरे अव्वल में इस्लाह की सबसे ज़्यादा दरकार होती है। तो
गली से बाहर निकलकर किसका दामन थामा? मैंने किसी का दामन नहीं थामा मिर्जा साहब। अच्छा, तो जुग्राफिया का हक अदा किया जा रहा है। भाई मैंने भी अपना वादा पूरा किया है। याद है ना कौन सा वादा? जी हाँ। ऐसा उम्दा तखल्लुस लाया हूं कि सुनोगे और अश करोगे। अब मुझे तखल्लुस नहीं चाहिए मिर्जा साहब। क्यों? क्या कोई दूसरा तखल्लुस रख लिया है? जी नहीं, अब मैं शेर नहीं कहता हूँ। परवेज की परवाज खत्म हो गई। क्या दर्जा कलाम से ना उम्मीदी हुई है? ये बात नहीं है मिर्जा साहब। फिर? अब्बा मरहूम का साया सर से उठने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। दुकान की संभाल, घर की देखभाल, भाइयों की तालीम और बहनों की शादी की फिक्र। आमदनी बस गुजारे लायक थी और काम का कोई तजुर्बा नहीं था। इसलिए रोजगार में जी जान से जुट जाना पड़ा। धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू किया कि दुनिया क्या होती है, दुनियादारी किसे कहते हैं, रोज़ी किस तरह कमाई जाती है, खुदगर्जी क्या चीज़ होती है, इंसान क्यों कर बदलते हैं, तकाज़ा फ़र्ज कहाँ है, खून तमन्ना क्यों है, शिकवा सितम कैसी है। जब ये समझ आ जाती है तब कलाम में और गहराई आती है या शायरी तर्क कर दी जाती है? जब तक ये समझ होती है तब तक अव्वल वो नर्म नाजु गुंजा झुलस कर रह जाता, जिसे एहसास व जज्बात ने बड़ी मासूमी से तराशा था। अगर ऐसे कोई जलालत के माहौल में अपना सुखन अगर वो सुरक्षित रख भी ले तो इस सब के लिए फुर्सत कहाँ है। दिन भर की मशक्क़त के बाद जब थका हारा घर वापस आता हूँ तो बस इतनी ताकत बचती है कि 2 रोटी खाकर बिस्तर पर पड़ सकता। मिर्जा साहब, तवे शायरी में बहुत हसद होती है। फिक्रे सुखन और फिक्रे रोजगार साथ साथ नहीं चल सकते। फिर? अब बस अम्मी हमारा निकाह कर देना चाहती। एक आम खानादार बन जाऊंगा, वालिद मरहूम की तरह मेरा भी नाम ही रहेगा, तखल्लुस नहीं। अपने पुराने शेरों का क्या किया? वही ले आओ, एक दीवान की शक्ल दे देंगे, मैं दीवाचा लिख दूंगा। आजकल फुर्सत ही फुर्सत है। वो सब मैंने फाड़ कर फेंक दिया। क्या कह रहे हैं? जी हाँ मिर्जा साहब, जब भी कोई मुशायरा होते देखता हूँ तो दिल में खालिश सी होती है। ये बखूबी समझता हूँ कि अगर शेर गोई बरकरार रहती तब भी ऐसा नहीं है कि मैं सादी या रफ़ी की मर्तबाएं बुलंद तक पहुँच पाता या मीर व सौदा की मानंद नामवरी हासिल कर लेता। लेकिन एक दूसरे दर्जे का अच्छा शायर होने की काबिलियत अलबत्ता मुझे में थी। तब मुझे अपना वो खुशगवार हाल में बेफिक्री याद आता है और बार बार एक सवाल सामने आने लगता है कि जिंदगी में दौरे शायरी इतना मुख्तसर क्यों होता है। अगर ये दौरे तवील में भी तब्दील हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये दुनिया बहुत संगदिल है, यहाँ नज्म की सिताइश और नस्र का सिला नहीं मिलता। आपका दीवान से आया हो गया? कहाँ अभी? छापे खाने? नहीं, अभी कातिब के ही पास है। उनसे अभी तक दिया नहीं? कहाँ, फुर्सत ही नहीं मिली। जब से आया हूँ घर में हूँ। और आप कितने रोज पहले आ गए? 3 माह पहले। कितना डिग्री कब? सुबह सामान के साथ घर में दाखिल हुआ, दोपहर होते होते पता चला कि डिग्री लग गई है। उसके बाद घर से बाहर कदम नहीं रखा। कितना ये महाजन कौन? बल्ली मारा के एक साहब है। कानून क्या है? भाई अगर कर्जदार इज्जतदार इंसान है तो उसे सिर्फ उसी सूरत में गिरफ्तार किया जाएगा जब वो घर की दहलीज के बाहर। चलो इससे इतना तो फायदा हो गया। इससे पहले कोई मुझे इज्जतदार नहीं समझता था। बड़ा दिलचस्प कानून। किन मुबारक हाथों में अंजाम दिया? मैं भी घूम रहा हूँ। उनकी शान में कुछ कहा है, सुनो। जी जय नसीब। ऐसी चली सुखन के चमन में हवाए कर्ज, गालिब का नाम सफ़े अव्वल पे हुआ दर्ज। औकात नहीं है अब की कर सके अदा, घर का घिराव करके महाजन ने दी सदा।
हम हुक्का पी रहे, कबाब खा रहे, खिड़की पे खड़े होकर उन्हें दांत दिखा रहे। ऐ नेक वक्त क्या खूब है कानून बनाया, तुम तो हमारे खुदा हुए बारे खुदाया, तुम तो हमारे खुदा हुए बारे खुदाया। अच्छा जनाब, मैं चलता हूँ, बाजार जाना है, मोटे ताजे बकरे खरीदने। अच्छा भाई परवेज जी अगर कोई काम हो तो तकल्लुफ मत कर। अब शागिर्द उस्ताद का रिश्ता नहीं रहा तो क्या हुआ, गली का रिश्ता तो अभी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। चश्मे बदूर, आप तो पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गई हैं। शुक्रिया। माफ कीजिएगा। और बताइए कैसे हाल हवाल है, इस बीच क्या क्या हुआ, क्या क्या किया? अरे अपनी जिंदगी तो हस्बे मामूल करती गई, लेकिन हम यहाँ इस गर्ज से आए हैं कि दास्तान आपकी सुनिए। माफ कीजिए, कायदे से तो हमें हाजिर होना चाहिए था, लेकिन इस शहर का इखलाक अजीब सा है। एक मुद्दत के बाद मैं यहाँ दाखिल हुआ, बजाय इसके कि खुशामदीद कही जाए, मुझे कैद कर दिया गया। वैसे ये महाजन है कौन सा, जनाजे निकले नास पीटे का? है एक महाजन पुरानी दिल्ली के, लेकिन उसकी क्या पता। 1 साल की म्याद पर मैंने कर्ज लिया था, अभी तक ब्याज की एक किस्त भी नहीं अदा कर पाया। पर मौका भी कैसा चुना कमबख्त। हाँ, उसकी खुशमज़ाकी की अलबत्ता दाद देनी बनती है। उसने इतना भी नहीं सोचा कि कर्जदार है तो क्या हुआ, बिला आखिर है तो शायद। एक मुद्दत के बाद अपने घर लौटा है, पहले अपने राहत कदे जाएगा। उसे क्या खबर कि मुद्दत हुई है यार को महमा किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चरागां किए हुए। मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फे सियाह रुख पे परेशान किए। माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गया था, मेरे कलाम से आपके सर में दर्द होने लगता है। उस तक पहुंचा दूंगी जिसके दिल को फकत इसी से मिलने का सुकून। कैसी तबीयत है? कुछ सालों से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। बुखार तो शायद ही उतरता है, कमज़ोर भी बहुत हो गई। पिछले 5 महीने से तो नकल नवीसी में भी मुश्किल होती है, जब लिखने लगती है तो हाथ कांपने लगते हैं। दुनिया भर के हाल हवा लिखा करती थी, लेकिन अपने बारे में कभी एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा। आपने भी मोहतरमा कभी कुछ नहीं। उसने मेरे सर पे कुरान रखकर कसम ले ली थी कि उसकी हालत नाजुक मेरे जरिए आपको हरगिज मालूम ना हो, पर क्या करती। 3 दिन में आज सुबह जब 5वीं बार बेहोश हुई, वादा खिलाफी करनी पड़ी। मैं रात को आने की कोशिश करता हूँ। दादा खास्ता कुछ हो गया? नहीं, मैं पालकी से नहीं आऊँगा। रात के अंधेरे में पिछली गली से निकलूँगा और आहिस्ता आहिस्ता पहुँच जाऊँगा। मुझे कभी माफ नहीं करेगी? मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मुझे इल्हाम हुआ था, बस यूं ही देखने के लिए चला आया। बेगम साहिबा से क्या बहाना बनाएंगे? उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपा के यहाँ इबादत करने के लिए वो जाएंगी रात में, उसी बीच में आ जाऊँगा। इस वक्त भी घर पर खामोशी? हाँ, एक रस्म रुनुमाई के लिए गई हैं। वैसे उनके होने से खामोशी में कोई कमी नहीं होती, बल्कि और इजाफा ही होता है। और बतलाइए, क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस अपने मुकदमे के सिलसिले दर दर ठोकर खाई। वक्त बहुत लग रहा था, घर की दरे दीवार की बहुत याद आ रही थी, लिहाजा जैसे खाली हाथ गया वैसे ही खाली हाथ वापस आ गया। रद्दी वाला की सूरत क्या है? चंद रोज सलामत रहे। उन्होंने कहा है कि कुछ देखभाल कर लेंगे, बस अब देखिए क्या होता। शाम को रोज आप करते थे? क्या करता हूँ, शाम होते होते कोई दोस्त आ जाता है, उसके साथ चौसर खेल लेता हूँ। फिर मुल्क की बदहाली पे चर्चा, लाल किले पे गुफ्तगू, रफ्ता रफ्ता हवा में खुनकी आ जाती है,
एक सुबुक सी नमी आ जाती है, फिर उसके बाद मैं और मेरा जामो सुबु। और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है। कहाँ भूल पाता हूं मैं कुछ भी। उस मैं की तो एक मुद्दत से तलाश है जिनके चंद कतरों से मैं कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाऊं। अच्छा मैं अब चलूंगी। सुनिए, होशियारी से आइएगा। मिर्जा साहब, भाई घर पे हो क्या? और कौन हो सकता है? परवेज, आओ भाई, तशरीफ रखो। क्या खबर लाए हो? खबर अच्छी भी है और बुरी भी। कल ही बदायूं से खत आया है। रकम भेजी? रकम देर से भेज पाएंगे। देर से? उन्हें भेजी? भिजवा देंगे जल्दी ही। कब तक? अंदाजन 1 हफ्ते लग जाएंगे। 1 हफ्ता? क्यों 1 हफ्ता ऐसे कह रहे हो जैसे 1 साल गुजर जाएंगे? यहाँ एक दिन एक साल की तरह गुजर रहा है और तुम कह रहे हो कि भाई उनको भी तो मोहलत की दरकार है इंतजाम के वास्ते। हाँ साहब से मुलाकात हुई? हाँ साहब से मुलाकात हुई और वो राजी हो गए हैं। उसी के बाबत आया हूँ। ये लो, दस्तखत कर दो। लो। क्या बात है बेटा, आंखें लाल है तुम्हारी? नींद ठीक से नहीं आ रही क्या? कल अली बहादुर क्या मुशायरा है? जाओ। जाना पड़ेगा भाई, पर तुम्हें कैसे मालूम? दोपहर में आए थे, अच्छा। बता रहे थे कतल से शाह नसीर आए हुए हैं। ज़ौक़, मोमिन, शिफ्ता सब होंगे। सब तो बड़ी रौनक होएगी है। भाई ये क्या है? बला से है जो पेशे नज़र दरो दीवार, निगाहे शौक को है बालों पर दरो दीवार, नज़र में खटके है बिन तेरे घर की आबादी, हमेशा रोते हैं हम देख कर दरो दीवार। ये शेर आदि अंजाम हुए हैं क्या? इस मजमून में तो न जाने कब से जिंदा हूँ दोस्त। चलो जल्दी इस मजमून से नजात मिला चाहती है तो ये जल्दी बहुत देर में आएगी। मिर्जा, जहाँ इतना जब्त किया है चंद रोज और से जब्त तो किया है, लेकिन कैसे किया है ये कौन जानता। भाई ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम अपने घर में हो, किसी जंगल में तो नहीं हो। हाँ घर में हूँ, इसी की तो बात है। खुदा भी ना बहुत मजाक पसंद, मेरे वास्ते इससे उम्दा सज़ा तजवीज़ नहीं हो सकती थी। एक बात बताओ, तो फिर ये दिन कैसे गुजरते हैं? सुनना चाहो? मामला सख्त है और जान अजीज, ताब लाए ही बनेगी असद। सुबह सोकर नहीं, जाग करो। रात भर नींद नहीं आई, बेखौफी सी कैफियत छाई रही जब गिरदो पेश गहरी खामोशी हुआ करती थी, बर्फ की तरह जमा हुआ सन्नाटा। क्या कुछ नहीं याद आता रहा। अकबराबाद में वो बचपन के दिन, वो खुशगवार आलम जो जैसे पता झपकते गुजर गए। फिर होश संभालना, शेर व अदब की तरफ रुझान, मेरे ज़ौक़ सुखन का पुख्ता होना, दिल्ली के लिए कूच, अपने तबे शायरी पर यकीन, शुरुआत की जद्दोजहद, अपनी जगह बनाने का हौसला, देखना कि उनके दामन में मेरे वास्ते क्या है, लेकिन कबूल नहीं करना, दस्ते तलब पीछे हटा लेना, उनका फिर आना, उनकी ताकत, उनका वजूद, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, कि अब कहाँ हटोगे, कहाँ जाओगे। गोया मैंने अपनी पूरी जिंदगी दोबारा से जी, तब कहीं सूरज की गुलाई शफक पर मिलाई, फिर
मैंने ये याद करने की कोशिश की कि हाल ही में ऐसी कितनी रातें मैंने गुजारी हैं, लेकिन जल्दी लगा कि ये मालूमात तकलीफ में तब्दील हो जाएगी, इसलिए सर झटक कर उठ खड़ा हुआ और चहलकदमी करने लग गया। बोस्ता उठा लिया, पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते ऊब गया, क्योंकि पहले कई मर्तबा पढ़ चुका हूँ। फिर ये याद करने की कोशिश की कि पहले कितनी मर्तबा पढ़ा है, लेकिन फिर याददाश्त ने साथ नहीं दिया, वापस रख दिया। सोचा चलो खत लिखा जाए, कागज कलम उठा लिया, चंद सतरें दर्ज करी, लेकिन लगा कि कुछ बात बन नहीं रही है, इसलिए सब कुछ उठाकर वापस रख दिया और कमरे में चहलकदमी करने लगे। चलते चलते थक गया तो वहीं बैठ गया। बैठते बैठते ऊब गया तो खड़े होने के हुआ, तभी देखता क्या हूं कि उधर खिड़की से आती हुई धूप मेरे हाथ की उंगलियों से एक बालिश दूर है। तय किया कि जब वो मेरे हाथों की उंगलियों को छू लेगी तब मैं यहाँ से उठूंगा, और बैठे बैठे एक गजल गुनगुनाने लगा और साय के सरकने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब देखा तो साय ने मेरी उंगलियों की तरफ नामालूम सी तरक्की की थी। मैंने सोचा कि ये क्या बचपना है, सर झटक कर उठ खड़े होने को हुआ, लेकिन तभी याद आया कि इरादा कर कर तोड़ना पायदार आदमी को जेब नहीं देता, इसलिए मैं वहीं बैठा रहा और साय के सरकने का इंतजार करता रहा और गली की आहटें सुनता रहा। चलने वाला कौन है, औरत है कि मर्द है? चलने की वजह क्या हो सकती है? चलना गली के बीचों बीच हो रहा है या इस किनारे से या उस किनारे से? रफ्तार क्या है, धीमी है कि तेज? तेज है तो वजह क्या क्या हो सकती है? उतनी देर में अंदर से कल्लू ने आवाज दी कि खाना तैयार है, तो उस फर्ज को भी अंजाम दे दिया। खाना खाने के बाद सोचा नींद आ जाएगी, सो लेट गया, लेकिन कमबख्त फिर नहीं आई। बाहर आ गया, सोचा चलो कुछ पढ़ा ही जाए। अमीर हमजा उठा लिया, पढ़ते पढ़ते ऊब गया, चूंकि पहले कई मर्तबा पढ़ चुका हूँ। फिर ये याद करने की कोशिश की कि पहले कितनी मर्तबा पढ़ा है, लेकिन याददाश्त ने कुछ साथ ही नहीं दिया। फिर मैंने गिनना शुरू कर दिया कि हर एक वर्ग में कितने लफ्ज हैं, गिन लिए। फिर ये गिनने लगा कि हर एक लफ्ज में कितने हर्फ हैं, गिन लिए। जब गिनने को कुछ नहीं रहा तो मैंने सब कुछ उठा कर रख दिया और कमरे में चहलकदमी करने लगा। जानते हो, तभी मुझे कुछ मिल गया। जानते हो कि इस कमरे में पहले मैं सिर्फ रहा करता था। हाँ, मेरे यकीन करो, लेकिन अब मैं इसे पहचानता हूं। पहले मुझे नहीं मालूम था कि इस दीवार के बीचों बीच एक पतली सी दरार पड़ गई है और इसका बायां कोना उसके दाएं सिरे से मिलना चाहता है, और इसके आधे दाएं हिस्से में 13 छोटे छोटे गड्ढे हैं। चूंकि सफेदी मटमैली पड़ गई है, इसलिए मटमैली में हरफे लाम पढ़ा जा सकता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, और ये जो छत है ना, इस पे लोहे की 9 घन्नियां, पहली, 5वीं और 7वीं गन्नी में 3-3 कड़ियां पड़ी हैं और सब के सब पे जंग लगी है, और तीसरी और चौथी गन्नी जो है वो टूटी हुई है। हाँ, तो मैं कमरे में चहलकदमी कर रहा था, तभी अचानक मुझे गिनने को कुछ मिल गया। जानते हो इस कमरे की चौड़ाई कितनी है? 11 कदम और लंबाई 7 कदम। फर्ज करो मैं इस कोने से इस कोने आता हूँ 11 कदम, और यहाँ से वहां दोबारा चला जाता हूँ। 11 और 11 कितने हो गए? 22। मैं अपने कमरे से बाहर निकल गया। गोया 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 रौनक, हवा, आवाजाही, परिंदे, इस कमरे के कुछ चक्कर, और वो शमशी दवाखाना, इस कमरे के कुछ चक्कर, और वो दीवान साहब की हवेली, इस कमरे के कुछ और चक्कर, और वो मस्जिद, इस कमरे के कुछ और चक्कर, और ये चांदी चौक, रौनक अफरोज, आवाजाही, चीखो पुकार, वो शिक्र में, वो बग्गियां, वो पालकी। अपनी दुकान पर शम्स बैठा हुआ है, वो मुझे देख के तड़प कर उठ गया, कहने लगा, हाँ मिर्जा साहब, हमें तो लगा था आपने दिल्ली को भुला ही दिया। मैंने कहा क्या कहते हो मियां, भला मिर्जा गालिब दिल्ली को भुला सकता है? भूल सकता हूं मैं, भला से दिल्ली मेरे साथ कैसा भी सलूक क्यों ना करे।
क्या दीवानापन है। इधर आइए। फिर मिले। सुनिए, आज आपको आप घर से बाहर कर चलते क्यों, क्या हुआ? गली के मुहाने पे और उसके सिपाही और शायद से हमारी गली में भी। उसको कैसे मालूम हुआ? थाने का जो मुंशी है ना, उसको फंसाया तो आपको कैसे पता चला ये सब? मुझे तो हकीम साहब ने बताया। खुदा, आज ही सब कुछ होना था। आज से नहीं, पूरे 1 महीने से चल रहा पूरे है। होश आया आपने देखा? कुछ तो आप खामोश है। उसका ये हाल है और मैं यहाँ कह दूँ, हौसला रखिए। मैं आने की कोशिश करके देखता हूँ। हाँ, कोई सूरत नहीं। मैंने क्या सोच के नहीं देखा? कसम है जो दहलीज के बाहर कदम भी रखा तो। उसका ये हाल है, मैं यहाँ कह दूँ, जिसके होने से मैंने जाना। उफ़, जरा ठंडे दिल से सोचिए। अगर आप यहाँ से निकल भी जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे? हाँ, उस गली के मुहाने तक, या ज्यादा से ज्यादा उस गली के मोड़ तक। बजाय इसमें घर के हवालात की कोठरी होगी और सारे शहर में इस रफ्ते निहाने की चिट्ठी। आपके तय जो नरम नाजुक रिश्ता है ना, लोगों के लिए महज एक अफसाना बनकर रह जाएगा। और फिर भी आपको अपने जाने से ही इस कमरे में आपको जाने से ही अपने इस माहौल में तब्दीली से खुशी मिलती तो चले जाइए। मैं आवाज लगा देती हूँ। अरे भाई सिपाही, कहाँ हो? मिर्जा नौशा घर से तशरीफ ला रहे हैं। बड़ी जल्दी हो गई, मुंह दिखाए। हाँ हाँ, हो गई वो दिखाई। और जो खसाई भी। उमराव जी, वो दिखाई तो थी। कौन सा आपका मुशायरा था? जवाब दीजिए कि शुरुआत होती है मुँह दिखाई से और फिर सारी जिंदगी मर्सिया खानी में बीतती है। देखिए, मुझे इल्हाम होता है, लोगों के दिलों के हाल समझ लेती हूँ। जी, भाई मैंने तो कहा हमीदा से, तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। बहू वाकई बहुत खूबसूरत, लाल जोड़े में तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। अल्लाह उसे नजरे बद से बचाए। क्या खूबसूरत गुलाबी आंखें, क्या सुतवा नाक। हम जैनुल के वास्ते भी ऐसी ही दुल्हन लाएंगे। बंदर के गले में हीरो का हार, वो पहले ही दिन गुलेल मारकर उसे कानी कर देगा। शुक्र है खुदा का कि उसके हाथ में कलम के बजाय गुलेल है। क्या बात है, चुप चुप है। बात क्या होगी, बस यूं ही, कुछ नहीं। खामोशी बेसबब नहीं गालिब। मुझे नहीं मालूम था कि शेर व शायरी में भी आपकी दखल अंदाजी। ये तो इस घर के माहौल का असर है। हाँ, माहौल का असर मेहमानों पर ही पड़ता है। आपा, जरा ये कपड़ा काट देगी। हेलो हेलो जी, घर आओ भाई। वो जो शमसी दवा खाना है, उसके सामने जो एक हवेली है, उसकी दीवार इस बीच बन तो नहीं गई ना? जी, सामने की तरफ से तो वैसे ही टूटी हुई है। अब अगर पिछली जानिब बन गई होगी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। देखना, एक काम करना, तो पीछे की गली से निकलो और वो कुछ तेज गलियों से होते हुए तुम उस घर में पहुंच जाओगे। समझ रहे हो ना? जी हाँ। देखना कि वहाँ भी शीरी होंगी, उनसे पूछना कि अब उनकी तबीयत कैसी है। जाओ जल्दी जाओ। जी। दीवार की ही मालूमात लेनी है तो मुझसे पूछ लीजिए, वो पहले की तरह टूटी पड़ी है। और अगर बन भी गई होती तो क्या बात थी? जब पहाड़ की पथरीली चट्टानों को काटकर दूध की नहर निकाली जा सकती है, तो इन ईंटों की जरा सी दीवार में सेंध नहीं लगाई जा सकती। जानकर खुशी हुई कि आपकी मालूमात रोज़ा और नमाज तक ही महदूद नहीं है, पुराने अफसानों का भी इल्म है आपको। पुराने अफसानों का भी और नई दास्तानों का भी। अफसोस किस बात का? हाँ, आपकी निगाहें अफसानों के अलावा और देख भी क्या सकती हैं? बेशक
वो नजरें तो शायर आजम का ही इशारा है, तो कतरे में भी दजला देख ले। अफसोस किस बात का कर रही हैं? आपको तो खुदा ने वो नजर दी है जो दजले में भी कतरा देख लेती है और कतरे में भी दजला। आपकी ना शेर व शायरी सलामत रहे, ये और पता नहीं क्या क्या देखना है मुझे। मैं भी रुक रुक के ना मरता जो धुआं में बदले, दशना एक तेज होता मेरे गमखार के पास। कसम खुदा की, एक तेज दशने की तलाश तो मुझे भी। और जहाँ तक सवाल है गमखार का, वो कौन है? जो है उसी के पास जा रहा हूं। पहले ही रुसवाई में कौन सी कमी रह गई है? बेगम, मैंने रोजा और नमाज की जगह जज्बात निभाए हैं और ये उसी का तकाजा है। क्या तकाजा है कि घर से निकलकर हवालात में कैद हो जाओ? नहीं, इसमें नौबत नहीं आएगी। इससे पहले मैं वहाँ सही सलामत दाखिल हो जाऊंगा, इतना यकीन तो मुझे है। इतना यकीन तो मुझे भी है, लेकिन फिर क्या होगा? इस बात का अंदाजा है आपको कि दिल्ली को एक बहुत ही रंगीन किस्सा मिल रहा है, जिसको कूचे कूचे में लोग चटखारे ले लेकर सुनेंगे। बेगम, मुझे तुम्हारे लिए हमेशा अफसोस रहा, लेकिन ये जाना बनता भी नहीं हो सकता। नहीं, आखिर ऐसी कौन सी कशिश है उसमें? ये शादी का नहीं, दर्द का रिश्ता है। और इसके ताने बाने जब जुड़े तब मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरी शेर व शायरी, मेरी बयाज, मेरा ज़ौक़े सुखन, हर शय पर से मेरा यकीन उठ चुका था। जब मैं घर से बाहर निकला तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई खोल ओढ़ रखा है या मेरे इर्द गिर्द कोई खाई है जिससे कोई मेरे नजदीक नहीं आ सकता, ना मैं किसी के नजदीक जा सकता हूं। खामी कहां रह गई थी? क्योंकि मेरी शायरी और मेरा काम राय आम से अलग था, इसलिए मुखालफत लाजमी थी। जब जख्मी खुददारी लिए मैं घर में दाखिल होता तो आस्ताने पे कदम रखते ही तुम्हें पाता, गोया शिकायतों और तोहमतों का मुजस्सम आईना। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी गमखारी की तलाफी आप अपनी गिरफ्तारी से दें। बेगम, ना तुम मुझे कभी समझ पाई हो, न आज समझ पाओगे। और मुझे किसने समझाया? तुम्हें समझने लायक है ही क्या? मौजूदा के कई शिकायतों के अंबार और गौरतमंद खानदान का एक गुरूर, फकत इन दो चीजों से तुम्हारी शख्सियत मुकम्मल हो जाती है। हाँ, शख्सियत में गहराई तो सिर्फ दो चीजों से आती है, एक घर फूट तमाशा देखने वाली तवे शायरी और शराब नोशी। मिर्जा, जरा ठंडे दिल से सोचिए, इस सूरत हाल में क्या बाहर निकलना मुनासिब होगा? मैं इस वक्त इस हाल में नहीं कि कुछ भी ठंडे दिल से सोच पाऊं या समझ पाऊं। बस इतना जानता हूं कि जिसके तसव्वुर से सारी रानाई ख्याल थी, ये उसका दमे आखिर है। अगर आज भी मैं उससे नहीं मिला तो कभी दोबारा मिल नहीं पाऊंगा। तो फिर ये भी जान लीजिए कि अगर आज आपने दहलीज के बाहर एक कदम भी रखा तो कोई चीज हमारे बीच हमेशा के लिए टूट जाएगी। वो चीज हमारे बीच थी ही कब बेगम? मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुटता है यहाँ। क्या हुआ कहीं? वो अब इस दुनिया में नहीं रही।
नाज़रीन आदाब, आज के इस खूबसूरत उर्दू प्ले के लिए मैं इसके आज के प्ले के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर दानिश इकबाल साहब और उनके तमाम फनकारों का दिल की गहराइयों से बहुत ही मशकूर ममनून है। मुझे उनसे दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और अपने जो फनकार हैं उनका तारुफ फरमाएं। माफ़ कीजिएगा, आइए। अकबर भाई आबा का किरदार जिन्होंने निभाया आपने डॉक्टर शादा अहमद और उमराव बेगम के किरदार में थी सदीका अहमद। परवेज़ का किरदार निभाया आमिर खान साहब ने। कल्लू के किरदार में थे रोहित कुमार और यासीन जो शायर और दोस्त हैं मिर्ज़ा गालिब के वो अजय कुमार और पूनम सोनी शीरी की किरदार में फातिमा का किरदार अदा किया डॉक्टर अनामिका सागर ने। और मेरा तारुफ आपसे पहले हो चुका है, मैं दानिश इकबाल। इसको लिखा है, इस नाटक को सुरेंद्र वर्मा जी ने, और हमारे साथ हमारी टीम में लाइट्स को कर रहे हैं नवनीत। माफ़ कीजिएगा नवनीत, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। और साउंड को ऑपरेट किया था अक्षय कुमार ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश इकबाल साहब और आपकी पूरी टीम के लिए। और इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए मेरे डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट जनाब इदरीस अहमद साहब से गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर दानिश इकबाल साहब को खिदमत में कमेंट को पेश करें। हज़रात, कल जो प्ले ड्रामा यहाँ पेश किया जाएगा उसका नाम है भारत माता कौन है। उसके तहरीर और हिदायत है लोकेश जैन साहब की। मेरी तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि कल भी तशरीफ़ लाएँ और इसी तरह से जो है इस फेस्टिवल की रौनक बढ़ाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।